आइए बात करते हैं वक्फ बोर्ड पर आ रहे नए बिल की। मोदी सरकार जिन्होंने नया बिल पेश किया है जिस पर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले भारतीय रेलवे, उसके बाद भारतीय सेना और उसके बाद तीसरे नंबर पर इस मुल्क में अगर किसी एक संस्था के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में इतनी जमीन की अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल करीब 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया है उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और इसके पास इतनी जमीन आई कहां से? आजादी के बाद से लेकर अब तक इन जमीनों की देखभाल आखिर कौन करता है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरब जगत के वकुफा शब्द से हुई है, जिसका मतलब है पकड़ना, बांधना या हिरासत में लेना। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अपने धर्म की वजह से या फिर अल्लाह की खिदमत करने की नीयत से अपनी जमीन या अपनी संपत्ति का दान करता है उसे ही वक्फ कहते हैं। यानी कि इस्लाम में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ है और जिसने दान किया है उसे कहा जाता है वाकिफा। तो इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? पैगंबर मोहम्मद साहब के ही वक्त से ये वक्फ का कॉन्सेप्ट आया है। भारत सरकार की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक एक बार खलीफा उमर ने खैबर से एक जमीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया और पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कि इस जमीन को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए गए रास्ते के जरिए ये जमीन इंसानों के काम आए और इसे किसी भी तरह से ना तो बेचा जा सके और ना ही किसी को तोहफे में दिया जा सके, ना ही इस पर किसी तरह से तुम्हारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां काबिज हो सकें। तो वक्फ की जो कॉन्सेप्ट है उसकी भारत में शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन सैमगौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे और यहीं से भारत में वक्फ परंपरा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वक्फ को खारिज कर दिया था, लेकिन आजादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को बरकरार रखा गया। पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है और ये वक्फ बोर्ड भारत की संसद के कानून के तहत बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के पास अथाह ताकत होती है। वक्फ की सारी संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी बोर्ड की ही होती है। कितनी आमदनी हुई, उसे कहां खर्च करना है, ये सब वक्फ बोर्ड ही तय करता है। किसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है, संपत्ति किसको ट्रांसफर करनी है, इसका इस्तेमाल क्या करना है, ये सब वक्फ बोर्ड तय करता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। वो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है और इसे लेकर देश की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी संपत्ति इस्लामिक कानूनों के मुताबिक वक्फ की है तो वो वक्फ की हो जाती है। अगर उस जमीन पर किसी का दावा है तो दावा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही कर सकता है और अंतिम फैसले का अधिकार भी वक्फ बोर्ड का ही होता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार जो नया कानून ला रही है उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जो बिल संसद में पेश किया है उसमें वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को सीमित करने का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। वक्फ बोर्ड में अब 2 महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति पर अपना दावा करने से पहले उस दावे का वेरिफिकेशन करना होगा। अभी तक मस्जिद या इस तरह की कोई धार्मिक इमारत बने होने पर जो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद उस जमीन का वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। वहीं भारत सरकार की सीएजी के पास अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड का ऑडिट कर सके। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाना होगा ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच की जा सके। वहीं वक्फ की संपत्तियों पर दावेदारी के मसले को भारत की अदालत में चुनौती दी जा सकेगी और अंतिम फैसला वक्फ बोर्ड का नहीं बल्कि अदालत का मान्य होगा। अब बात करते हैं कि विपक्ष को सरकार के इस बिल पर आखिर ऐतराज क्यों है। इस बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, शरद पवार की एनसीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी या ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सबने इस बिल का विरोध किया है और सभी विपक्षी दलों का मानना यही है कि बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति पर अपना कब्जा चाहती है। अब आपको बताएं कि इस बिल का भविष्य क्या होगा।
तो विपक्ष के इस विरोध को देखते हुए इस बिल को खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि अब इस बिल की खूबियां और खामियों को देखने के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही ये तय होगा कि अब इस बिल का भविष्य क्या है।